and Assalamu alaikum. I am Zainab Afandi Haqqi, your host at Law Hive powered by Zabist, where we discuss how legal issues impact our daily lives. आज का टॉपिक हमारा है फैमिली लॉ। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आज के दिन पे भी शादी को उसी तरीके से देखा जाता है जैसे सपोज 50 साल पहले देखा जाता था? To discuss all of this and how marriage may impact overall lives of not just one family but overall extended families, we have with us a very distinguished guest, Ms. Asma Javed. She's a High Court advocate who has been specializing family law as well as matrimonial law for the last 17 years. We're very thrilled to have you on our show, Ms. Asma. Thank you so much, Anna, for having me over. Thank you so much for taking your time out and joining us today for this very special and informative podcast. Ms. Asma, I can't emphasize enough how vast family law is. So हम थोड़ा सा narrow down करने की कोशिश करते हैं and let's start off with simple marriage होता क्या है? Marriage contract क्या होता है? ज़ैनब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बिल्कुल सिंपल और एनालिटिकल तरीके से देखें तो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, जहां से एक नई फैमिली का यूनिट शुरू हो रहा होता है। दो लोग एक साथ एक रिश्ते में बंध रहे होते हैं। इसमें अल्लाह ताला और हमारी जो सुन्नत है उसके अहकामात को नज़र में रखते हुए एक निकाहनामा होता है। इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपने बचपन से अब तक कई हज़ार दफ़ा सुने हुए होंगे। बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ईजाब, कबूल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, विच इज़ विद एनी रेलिवेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसके अंदर यही आपका होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके अलावा फैमिली लॉ में दो तीन चीज़ें और भी, मतलब एज इन में अगर आपको बात करूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से निकाहनामे में इम्पोर्टेंट क्या होता है? हक मेहर, और वो डावर अमाउंट होता है जो कि खातून को ऑफर किया जाएगा इस शादी के लिए, और वो एक्सेप्ट कर लेंगी तो जाहिर है कि शादी होगी। अगर किसी का इंटेंशन ये है कि वो ऑफर कर रहे हैं पर उनका देने का इरादा नहीं है तो वो निकाह ही जायज़ नहीं है। सो कीप दैट इन माइंड कि हक मेहर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विद एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप देखती होंगी, विटनेसेस का एक खाना होता है। विद मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो विटनेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस, हक मेहर एंड विटनेसेस। ये चारों चीज़ें इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अकॉर्डिंग टू आवर पाकिस्तानी लॉज, इसका करवाने वाला क्या सिलसिला है? एक रजिस्टर्ड निकाह ख्वाह होगा, उसको आप यूजुअली मदू करते हैं, वो आएंगे, आपसे वो निकाहनामा साइन करवाएंगे और उसमें सारे खाने फुल किए जाएंगे जितने भी उसके अंदर हैं, क्रेडेंशियल्स ऑफ द कपल। फिर कोई शादी से रिलेटेड अगर शराइत तय हुई हो तो वो क्या है? आया तलाक का हक तफवीज़ किया गया है या डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स है कि नहीं है? शादी के लिए कोई बेसिक शराइत रखी गई हैं कि कोई नानो नफ़का या खर्चे का कितना अमाउंट होगा। इसके अलावा तलाक देने के कोई स्पेसिफिक शराइत हैं कि जी ऐसी सूरत में। फिर इसमें ये भी इंक्लूडेड होता है एज आई सेड इन क्रेडेंशियल्स कि अगर किसी की पहली शादी है या दूसरी शादी है, कोई विडो है, तलाक याफ्ता है, दोनों पार्टीज ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं ताकि वो एक पूरा रिकॉर्ड बन जाए। फिर वो रजिस्टर होगा और वो जब रजिस्टर होगा तो उसकी 3 कॉपीज होती हैं, एक एक दोनों को पार्टीज में मतलब दोनों पार्टीज यानी हस्बैंड या वाइफ को मिल जाएंगे, उनकी फैमिलीज के पास होती है, और फिर एक यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होती है। So like you said, as good as any other contract, जिसके अंदर दो parties enter होंगी willingly, and terms and conditions पहले से discuss की जाएंगी। अब आपने एक mention किया right to divorce। जी, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप अपना view और share करें, और maybe you can build on that। मैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी, I'm sorry I'm cutting you, but मैं इसमें थोड़ी सी अपनी सिर्फ knowledge share करूंगी। इस्लाम में और जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट आपको मिलते हैं उन्होंने काफ़ी हद तक हमें जो चीज़ें एस्पेक्ट्स मुख्तलिफ समझाया, उसमें ये है कि तलाक का जो हक है वो है ही मर्द के पास है। लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी वाइफ को वो तलाक का हक तफवीज़ कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। अब डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स एग्जैक्टली वही राइट देगा वाइफ को शादी को ख़त्म करने के लिए जो किसी मर्द के पास है। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि अगर कोई शादी खुदा न खास्ता तलाक की सूरत में ख़त्म हो रही है तो हक मेहर वाइफ रिटेन कर सकती है, वो उसे रिटर्न नहीं करना पड़ता। Whereas अगर खुदा ना खास्ता शादी का मामला किसी खुला या तनसीखी निकाह की तरफ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की तरफ जा रहा हो, वहां पे आपको हक मेहर फॉरगो करना है या रिटर्न करना है कि आपने अगर ले लिया है तो आपको वापस भी करना है। विदाउट दैट आपको खुला की डिक्री मिलेगी ही नहीं। ये दोनों में से एक बड़ा इम्पोर्टेंट। कभी ऐसा होता है कि हक मेहर एक तो सपोज पैसों की
शेप में था और deferred and prompt. जी So suppose prompt मेहर उन लोगों को immediately मिल जाता है after शादी. जरूरी ये है कि अगर वो खर्च कर चुके हैं फिर भी वापस करना है, या Basic कोई ingredient. प्रेसिडेंट आपके पास आपने कभी देखा हो जिधर औरत खुला ले रही है पर उसको फिर भी हक महर वापस करने की जरूरत नहीं पड़ी है, या जज ऐसा डिक्री नहीं करते कि हक महर आपको वापस करना पड़ेगा? व्हाट टाइप ऑफ अ सिचुएशन वुड दैट बी? मैं एक केस का बता देती हूँ. मैंने तो कई केसेस में ये देखा है कि हक महर खातून ले चुकी थी और उनके पास फंड्स ही नहीं थे. हाँ. तो एक केस में तो 1.5 साल खुला की डिक्री इशू ही नहीं हुई जब तक कि वो हक अच्छा. महर वापस नहीं कर दिया गया. Oh, एक में 3 हफ्ते रुकी, okay. एक में 1 साल के अंदर वापस करने की उनकी हो गई थी कैपेसिटी, तो उन्होंने वापस किया. पर उन्होंने जब वापस किया तभी कोर्ट ने खुला की Decree किया. डिक्री इशू की थी. अच्छा. तो वो रुका रहता है मामला उनका, वो लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट ही नहीं होती है फिर. Oh, अच्छा, even if there was some evidence of domestic violence या उसको टॉर्चर किया गया हो with time और उसको कंपेल किया हो divorce के लिए. ज़ैनब इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो तनसीख निकाह के लिए किन ग्राउंड्स पे आई है. वेदर शी इज कमिंग टू द कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रूल्टी कि जी मुझे शादी खत्म करनी है, मेरे साथ क्रूल्टी हो रही होती है, तो वो फिर पहले ही लिख देती है कि जी हक महर मुझे मिल गया था लेकिन आई एम एंटाइटल्ड टू रिटेन इट अच्छा, okay. और मैं वापस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मजबूर किया गया ये शादी खत्म करने के लिए. मगर मैं 95% ऑफ द केसेस जिनमें अपेयर हो रही हूँ, खातून अपनी विलिंगनेस के साथ खुशी खुशी आती हैं और खुला वो खुला लेना चाहती हैं, अब शादी खत्म करना चाहती हैं और हक महर वो रिटर्न करती हैं. ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पे उन्होंने कहा कि हक महर से ज्यादा भी देने को तैयार हैं. Yeah. देवर इन सच, they were so eager कि ये जल्दी से जल्दी मेरी जान छुट जाए इस शादी से. What do you think is the reason? जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ किया इसी बात के ऊपर पूछने के लिए कि आज के दिन पे शादी उस तरह से नहीं देखी जाती है जिस तरह सपोज 50 साल पहले और for that matter even 30 years ago. What changed? शादी वैसे नहीं देखी जाती जैसे पहले देखी जाती थी. आई टोटली एग्री. अब शादी सिर्फ इवेंट है. ढोलकियां, आपका शादी का जोड़ा, मेकअप, फोटोग्राफर, डांस प्रैक्टिसेस, कोरियोग्राफर. अभी शादी ये है. 30 साल पहले, 50 साल पहले शादी एक इंस्टीट्यूशन होता था. Yes. अगर हम अपने पेरेंट्स तक जाएं, शादियां Ah. चल रही हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल. The sacrifices आप and अपने whatnot. नाना नानी, दादा हाँ दादी जी. की तरफ जाएं, 70, सब 80, couples 90 इयर्स सब चला रहे होते हैं शादियां. ठीक है, इट्स नॉट माई वे और द हाईवे. आज की जनरेशन में तब्दीली आई है. एक तो सभी का थ्रेशोल्ड ऑफ पेशेंस कम हो गया है. Yeah. फिर खवातीन Hmm. तालीम की वजह से भी थोड़ी सी एम्पावर्ड है. देयर इज नो बुराई इन इट एट ऑल. कोई Of इसके course, of अंदर course. बुराई नहीं है. फिर फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है, सस्टेन कर सकती हैं विदाउट द शादी ऑल्सो. अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि शादी जो है वो एक चेकलिस्ट होती है ना लाइफ में. Hmm. पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या करें? शादी कर लें. शादी कर ली, बच्चे कर लें. बच्चे कर लें, अब क्या करें? तलाक ले लें. वो जिस तरह फिर बचपन हम में आजाद कहते हो थे जाएं. पहले इतनी पढ़ाई कर हाँ, लो, फिर मैट्रिक कोई कर और लो, कर लो, फिर ये A-levels कर कर लो, लो, फिर फिर A-levels कर सक्सेसफुल लो. हो जाओगे, फिर अच्छी सी शादी हो हाँ जाएगी. हाँ, ये उसी में से एक लिस्ट है. और फिर करने के बाद आपको पता चलता है कि जी शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Do you feel like with your personal experience and you know इतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, do you think divorce is now one of the checklists? डिवोर्स मुझे अब लगने लगा है कि चेकलिस्ट में ये ये कि अब तो checklist सबने है. शादी करके देख लिया, हाँ. अब आजाद हो जाते हैं और कुछ और करते हैं. तो एक्सप्लोर करते हैं. मैं ये नहीं कहती दूसरी शादी एक्सप्लोर कर रहे हैं. आई हैव कम अक्रॉस people, women who have been running very successful businesses, who have been traveling a lot, who have continued with their education and they are doing really well. And वो feel करती हैं कि अब हम ज्यादा आराम से relaxed होकर liberated feel कर रहे हैं. And it was something जिसके लिए family भी pressure कर रही थी, societal pressure भी था, कर लिया, देख लिया, अब आगे move on करते हैं, नया तजुर्बा कर लेते हैं आगे कुछ. Right. So I have to ask before I move on to my other questions. I want to know. 17 years is a very long time to be specializing in this field. So, can you share one episode, just one? I'm sure you have plenty of stories, but out of all of that, just maybe list one episode where you feel कि ये एक beyond belief reason था for a khula. Just you. वन की रिस्ट्रिक्शन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन मेरे पास तो बहुत, मुझे आज ही किसी ने अप्रोच किया है कि मेरे बच्चे को सुबह अगर हस्बैंड नहीं छोड़ने जाए तो मुझे खुला चाहिए स्कूल. तो मैं नहीं जा सकती बिकॉज मुझे उठना भी बहुत मुश्किल लगता है टू गेट अप गेट रेडी एट दैट टाइम. मैं बहुत आई जस्ट वांट टू कैच अप ऑन माय स्लीप एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो बच्चा उसका भी वो भी चाहे और अगर नहीं जाता है तो प्लीज कीप मी खुला. So what did you advise her? अब मैंने उनको समझाया कि आप ऐसा करें, कुछ दिन के लिए अपनी मदर के घर पे शिफ्ट हो जाएं
और बच्चे को फादर के पास छोड़ें और फिर आप गेज करें ये सिचुएशन को कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, क्योंकि बच्चा ऑटोमेटिकली बाप के पास होगा तो थोड़ा सा वो भी शायद वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप भी देखें कि हाउ डू यू फील विदाउट द चाइल्ड और विदाउट द फादर, और किस तरह आप इसको देखती हैं. सो आई हैव टू आस्क बिकॉज होता ये लिटिगेशन एक नया केस आ गया है तो लेट्स प्रोसीड फर्दर, बट गिवन दैट दिस इज अ वेरी सेंटिमेंटल इशू, तो नॉर्मली आपकी अपनी प्रैक्टिस क्या होती है? आप पहले थोड़ा सा मीडिएशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह अभी आपने कहा कि आप अपनी मदर के पास चले जाओ करें. व्हाट डू यू नॉर्मली डू, स्पेशली व्हेन यू सी कि यार इस इशू के ऊपर तो अब खुला लेना नहीं चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैंने जब उन्हें कहा ना कि आप अपनी मदर के यहाँ चली जाएं, तो उनका जवाब मुझे उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा. नहीं नहीं जी, मैं मदर के यहाँ बिल्कुल नहीं जा सकती, वहां तो मेरे ससुराल में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मैं जितनी मर्जी सोती हूँ, जो मर्जी आता करती हूँ. मेरी मदर तो बड़ा हिसाब किताब रखती है, कितने बजे गई कितने बजे आई, तो वहां तो मैं ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाऊंगी, तो मैं इधर ही रहती हूँ. तो मुझे लग रहा है कि मैं वो शादी बचाने में कामयाब हो गई इंशाल्लाह. आपने मुझे कहा ना कि 17 इयर्स आपकी प्रैक्टिस के हैं, मुझे फैमिली लॉ प्रैक्टिस करते हुए हाँ ऐसा लगने लगा है वो 17 नहीं 117 इयर्स हैं. क्योंकि जिस तरह का हम इमोशनल बैगेज देख रहे होते हैं लोगों के पास, या जितनी बड़ी बड़ी ईगोज हम देख रहे होते हैं लोगों की, तो उसमें हमें अपना वक्त बहुत भारी लगने लगता है कि कहना चाहिए कि समझाना, टू काउंसिल देम कि भाई आपका ये जो डिसीजन है ये सिर्फ आपको आजाद नहीं कर देगा, आपके बच्चे पे भी बड़ा बुरा इम्पैक्ट हो सकता है. तो आप ठंडे दिमाग से सोचिए, जिंदगी हमेशा आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी. दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बहुत आसान हो. लेट्स से कि आप HOD हैं अपने यूनिवर्सिटी में जहाँ बैठी हुई हैं, तो क्या ये काम भी बहुत इजी है, यानी कुछ भी नहीं करना पड़ता और सब कुछ खुद ही हो जाता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है ना. यू एंड आई वुड बी एवरीथिंग एंड जिस तरह हम लोग बात करें कि मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल. तो जिधर आप बाकी चीजों को भी इतना आप 100% देने की कोशिश करते हो, रियली गो आउट ऑफ योर वे, आप कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हो बाकी सारे एस्पेक्ट्स में, सो वन शुड ऑलवेज रियलाइज दैट मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर भी मुझे उतनी ही एफर्ट देनी पड़ेगी, एंड समटाइम्स इट मे नॉट बी वेल रिसीव्ड, जो बहुत दफा हम लोगों ने देखा भी है. अगेन अगर कोई एक्सट्रीम केस है तो आई एम श्योर आप भी कहते होगे कि अच्छा यहाँ पे तो कम्युनिकेट करने का या काउंसिल करने का फायदा नहीं है, राइट? देयर इज अ पॉइंट जहाँ के मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ. अगर मुझे फिजिकल वायलेंस या टॉर्चर नजर आ रहा हो, उस वक्त मैं एडवाइस भी करती हूँ क्लाइंट को कि प्लीज आप अपना मेडिको लीगल करवा लीजिए, कि मुझे नजर आ रहा है कि जी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और इस हद तक कि जी चोटें नजर आ रही हैं, ज्यादा मैं फिर फौरी तौर पे जो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस में अगर जाना है और कंप्लेंट करनी है वो सारी चीजें फॉलो अप करूंगी. लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज वहां तक करवा सकती हूँ कि जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ की सोच के अंदर लाइक एक प्रॉब्लम आ रही है, गैप आ रहा है, उनके इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस को रिकंसाइलेबल बनाने का काम भी मैं कर लेती हूँ कोशिश करके. मगर जहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है, जहाँ मारपीट हो रही है, जहाँ वायलेंस है, वहां मैं कैसे किसी को सपोर्ट कर सकूंगी? मैं उस शादी को बचा लूंगी तो वो डोमेस्टिक वायलेंस और खुला या तलाक से बजाय खुदा ना खास्ता कत्ल के केस में ना तब्दील हो जाए ना, तो ये भी हमें देखना पड़ता है. Yes, that is a very real aspect. Yes, it is. God forbid. So, let's come to the next question then. What exactly is the procedure? जब suppose if somebody does decide to go ahead with this, प्रोसीजर क्या है, टाइमलाइन कोई आइडेंटिफाइड है? प्रोसीजर इसमें सीधा सीधा ये है कि अगर आपने खुला या अगर तंसीख निकाह आपने करनी है तो बेसिकली वो एक प्रोसीजर आप शुरू करते हैं बाय फाइलिंग अ प्लेंट. अदर साइड को नोटिस चले जाएंगे. अब अदर साइड आती है, फिर वो किस तरह से अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं ये उनके ऊपर है. फिर प्री ट्रायल की एक प्रोसीडिंग होती है जिसमें जज के पास दोनों पार्टीज बैठ के अपने अपने मामले को डिस्कस करती हैं और जज कोशिश करता है अपने तौर पे, फैमिली जज जो भी है, कि ये रिकंसाइल करवा लिया जाए मामले को और समझा बुझा के भेज दिया जाए, बजाय इसके कि फौरी तौर पे एक फैसला किया जाए. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ के 6-6, 7-7 पेशियां सिर्फ प्री ट्रायल करने में, कि अगर जज को थोड़ा फील भी हो रहा है कि इस शादी को बचाया जा सकता है, कोशिश करेगा. जैसे कहने को तो आपको ये कहेंगे कि अदालतों में काम नहीं हो रहा है, मगर अदालतों में आप आए किसी दिन तो आप देखेंगे बहुत मेहनत करते हैं. इवन जजेस, लॉयर्स सब बहुत अपने काम में लगे हुए होते हैं. अगर वो शादी and you feel this is an added advantage especially because we're talking about family law. जी मतलब बाकी सारे केसेस के अंदर कोई बिजनेस का इशू होगा तो उसमें तो there's no pre trial का इशू, there's no pre trial, डायरेक्ट केस. मे भी हो सकता है शायद कोई जज बुला के कहे कि भाई इसमें तस्वीर का कोई झगड़ा खत्म करने का कोई रास्ता है, जाए ट्रायल के ऊपर. बट वहां पे रेयरली ऐसा कभी होता है. शादी में कोशिश होती है कि इसको बचा लिया जाए. उसमें सिर्फ एक्चुअली शादी का मामला नहीं होता है, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं बाज वक्त. अब ये शादी जब खत्म होगी, वो बच्चे मुख्तलिफ उम्रों के हैं, अब उनके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट होगा इस शादी के खत्म होने का. फिर लीगल रेपरकशंस बढ़ते हैं.
अब बेटा बेटी कस्टडी केसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि जब शादी खत्म हो रही होती है लोगों की ईगो भी बड़ी एट पीक होती है कि उन्होंने अपने इंतकाम भी लेने हैं, वो उसी बच्चे को और बच्चे के थ्रू पॉन बनाते हैं उसी को। so वो बच्चा जो है disturbing. फिर वो अगर माँ की कस्टडी में, जो भी कस्टोडियल पेरेंट है वो बाप से मिलवाने में बहुत रुकवाती है कि नहीं आप बाप से नहीं मिल सकते हो। बाप को मीटिंग्स ग्रांट कराने के लिए फिर गार्डियन एंड वार्ड्स की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, कस्टडी बैटल्स होते हैं। फिर अगेन यहाँ पे को पेरेंटिंग का इतना कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बच्चे के डे टू डे अफेयर्स कौन देखेगा। अब शरिया कहती है नेचुरल गार्डियन फादर है, लेकिन डे टू डे अफेयर्स तो माँ देख रही है, और बहुत दफा फादर भी इतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। माँ को जो भी डिसीजन लेना है वो उसको अकेले लेना है। आप किसी स्कूल के दाखिले के लिए जाइए, पहली चीज वो पूछेंगे जी वेदर इट इज अ कपल दैट्स कमिंग टुगेदर, या मदर जो है वो सिंगल मदर है। अगर सिंगल मदर है फौरी तौर पे आपको ऑनलाइन ही फॉर्म के अंदर वो कहेंगे प्लीज शेयर कॉपी ऑफ योर लीगल गार्जियनशिप सर्टिफिकेट, वरना वो स्कूल में आजकल एडमिशंस भी नहीं दे रहे हैं। तो जब लीगल गार्जियनशिप के लिए हम किसी मदर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमें सामने वाली साइड से बड़ी मुखालफत फेस करनी पड़ती है। फादर का एक्चुअली बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो लीगल गार्जियनशिप देने में इतना झगड़ा डालते हैं एज इफ कि जैसे कंट्रोल चला जाएगा उनके हाथ से। और ये होता भी है बहुत दफा, क्योंकि दोनों पार्टीज की तरफ से ईगोज इस तरह इन्वॉल्व हो जाती हैं कि बच्चे कोई पॉन बना रहे होते हैं, they don't understand, बच्चे की साइकी बहुत खराब हो रही होती है। मैं इसी के ऊपर दूसरा सवाल आपसे करना चाह रही हूँ दैट बच्चे को एज अ पॉन यूज किया जा रहा है। Kids are very intelligent beings and very impressionable depending on, because जिधर माँ या बाप के ऊपर कोई who do you love more, you shouldn't even ask a child that. You shouldn't, because it impacts them. So the child should always believe I am loved equally. लेकिन जिधर बच्चे को ही as a pawn use किया जा रहा है, तो I am very curious to know कि in your experience आपने बच्चों को impact होते हुए किस तरह देखा है? मैंने बच्चों को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होते हुए देखा है। इनफैक्ट आई वुड से कभी आप अगर किसी जेल के टूर पे जाएं, जैसे कि मैं जाती हूँ कभी कभी अक्सर जेल ग्राउंड्स के ऊपर, तो आप जुवेनाइल वार्ड में जाइए, जो जुवेनाइल बच्चों की जो जेल है। आप जब किसी बच्चे से पूछेंगे किसी क्राइम के लिए आए हुए, वो प्रूव हो गया, आप उसका बैकग्राउंड जब देखेंगे, इट विल बी अ चाइल्ड फ्रॉम अ ब्रोकन होम। और आप सिर्फ जेलों के बच्चों को छोड़ दीजिए, बाहर जो सड़कों पे भी क्राइम कर रहे हैं, या जो आप तो स्टूडेंट से रोजाना डील करती हैं, आपको खुद ही 1-2 सेकंड में समझ में आ जाता है कि बच्चा इरेटिक बिहेवियर लेके यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, बदतमीजियां कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। आपको इंस्टिंक्टिवली एज अ मदर आपको खुद भी समझ में आ जाता है कि ये बच्चा किसी ब्रोकन होम से आया। आप अगर पूछें 2-3 सवाल तो वो फौरन आपको बता भी देगा। नॉर्मली बच्चे जब थेरेपी के अंदर जाते हैं तो दैट्स ऑलवेज वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस, लेट्स टॉक अबाउट द चाइल्डहुड। सो डोंट दीस पीपल या आप लोग एज लॉयर्स इन लोगों को काउंसिल करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक यू नीड टू लेट गो ऑफ योर ईगो एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट यूजिंग योर child and in a way we try to counsel as much as we can, but there's only a limit to what we can sort of like discuss with them. At one point maybe वो हमें कहने लगते हैं भाई आप हमें क्यों समझा रहे हैं, आपने अदर साइड से पैसे तो नहीं लिए हुए। सो उनको एक ये भी होता है इशू। तो एक हद तक हम समझा सकते हैं, और वो हम ये सब समझाते हैं कि आपके बच्चे की सोच या उसका जो साइकोलॉजिकल एक वो है ना हेल्थ, उस पर बड़ा बुरा एडवर्स इम्पैक्ट होगा इसका। लेकिन इतना समझाने के बाद मैं एक चीज आपको बता दूं, इतने साल में मैंने जितनी प्रैक्टिस की है, मैंने ये देखा है कि जो पेरेंट कस्टडी जीतने में कामयाब हो गया और बच्चे को उसने रख लिया जब तक कि वो लीगली रख सकता है। हमारे पास अब लॉ है कि 10 साल तक बेटा माँ के पास रह सकता है, और फिर 18 या शादी की उम्र तक लड़की जो है वो मदर के साथ रह सकती है। मैंने तजुर्बे की रोशनी में मैंने ये सीखा है कि बच्चा उस पेरेंट को डिटेस्ट करने लगता है जिसके साथ वो रहा हो, और जो पेरेंट बचपन से ही उसके साथ ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हो। Exactly, because kids are picking up on this. They understand things like narcissism, they understand bipolar disorders क्या हैं, they understand gaslighting, they understand कि आप हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, and then they start hating that parent, and they are automatically tilted towards the other parent. फिर आपको मैं एक चीज बताऊं तजुर्बे से, और ये मैं फैमिली लॉ से रिलेटेड या किसी कानून से रिलेटेड नहीं है। बच्चा और जानवर मोहब्बत को बहुत जल्दी पहचानता है। बिल्कुल। आप देखें कोई बिल्ली भी है ना, वो आपके करीब आके बैठ जाएगी अगर आप जेन्युइन हैं, innocent है, they just sense it. Same is with a child. You just pay a little bit of attention and they are just fine. But if you're not genuinely good and you're doing all the प्यार मोहब्बत to show it to the parents, or throwing money at the kid, then they know. And these kids today is Gen Z alpha. They love the throwing money, they manipulate you to throw money. मतलब आप देखें बचपन में हमको
पास हो गए, बर्थडे आ गई, पेंसिल बॉक्स मिलेगा, Reward ये मिलेगा, वो मिलेगा, अब क्या चाहिए जी, आईपैड चाहिए, लेटेस्ट ये No, चाहिए है। while I would have to insist that while kids want money thrown around because there's so many gadgets involved at this age now, I believe nothing can substitute a parent's love though. हाँ, that's वो that तो totally I अभी भी agree. मतलब I think that's still constant. That is constant, Family, but you know, शादी, all these concepts are but even in evolving. your childhood, ज़ैनब, आप मुझे बताइए कि चीजों का तो शौक हमें भी होता था ना, सबको है ना, गैजेट्स का, ठीक है। अभी भी अभी के बच्चे बताते हैं बर्थडे पे क्या चाहिए, आई वॉच, क्या एयरपॉड्स, सब कुछ लेटेस्ट, डिमांड्स हाँ, डिफरेंट फिर है। iPad, अभी छोटे-छोटे लेटेस्ट बच्चों के आईफोन पास iPad है। 17 प्रो मैक्स चाहिए, तो अब बच्चों को तो The fact सबसे that महंगा they महंगा even चाहिए। know all these gadgets is yes. another thing. हाँ, हम मुझे लोग तो आप बेचारे बोले प्रो छोटे-छोटे मैक्स, मुझे तो चीजें- यही नहीं पता होगा 17 आ गया, जी। मुझे तो पता होगा अच्छा 15 के बाद कुछ आया है क्या, I'll be asking that Yeah, question. because we don't belong to that generation, Yes, huh? exactly. Unless we have a very interested, like keen interest in these things. As long as my phone is working, I will not be looking at another phone. I'm still the same way, वैसे, because like I'm a different generation. But still, I know for a fact because being a mother, I feel like बच्चे को फिर भी वो चाहिए था कि gifts जितने भी मिल जाएं, but if the father is not there at the birthday, Oh my god. but Oh then my god. Oh my none god. of You these you things. just have no idea of how much that hurts a child. और वो याद रखेगा, ये मैं आपको बता दूं, उसको हमेशा ये बात याद So रहेगी. again, because at the end of the day, they're still very innocent kids, and they just the one thing they need from And parents if is a love. mother is successful in manipulating a child and keeping him away from the father, ये मैं बड़ा आपको बता रही हूँ तजुर्बे की रोशनी में, उसको याद रहेगा at some point in their life, वो ज़बान से कहेगा कि आप रीजन बनी थी कि मेरे और मेरा मेरे bond फादर के बीच में वो बॉन्डिंग नहीं हो सकी, और आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ, भाई शादी दो लोगों के बीच में है, हाँ फैमिली यूनिट वहां से शुरू हो रहा है, बच्चे हैं, आपको खत्म करना है, जितनी खुशअस्लूबी से, जितना एमिकबली उसको आप सेटल डाउन कर दें, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितना आप इस वक्त गंद करेंगे, जितना आपकी ईगो इन्वॉल्व होगी, जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे उस प्रोसेस को, आप भी सफर करेंगे और इवेंचुअली बच्चे की भी मेंटल हेल्थ बहुत सफर करेगी, फिर वो बच्चा बड़े होगा और आप ही को रिजेंट करेगा। बिल्कुल, वो तो आपको शुरू से रिजेंट कर रहा है, सिर्फ वो छोटा है तो वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। So this brings me to the next question: welfare of the minor. How important is this? This is the question that Fundamental. सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन ही किसी भी गार्जियन जज, जो फैमिली जज होता है, वो गार्डियन एंड वार्ड्स के भी केसेस देख रहा होता है, जो गार्डियन जज है उस वो होगा, फिर उसके बाद एक उसकी जुरिस्डिक्शन बन जाएगी कि मैं हूँ माँ बाप इस बच्चे का, वो इवेल्युएट करेगा कि दोनों में से कौन सी पार्टी बेहतर है वेलफेयर ऑफ द माइनर के लिए। इन मोस्ट केसेस हमारे यहाँ जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि माँ जो है वो चूंकि घर पे होती है या ज्यादातर वो काम नहीं कर रही होती है, रिलेटिवली लेस उसका एक बिजी शेड्यूल होता है, तो कुदरती एक वो होता है कि माँ एक नर्चरर है बेसिकली, होता है ना पुरानी जमाने की, होते थे मेन वर ऑलवेज हंटर्स एंड वुमेन वर द नर्चरर्स हु वुड बी द होम मेकर्स एंड लुक आफ्टर एवरीथिंग। सो यस, वो बातें अभी भी हैं, लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी फैमिली नाउ, टाइम्स हैव चेंज्ड। फादर्स आर वेरी इन्वॉल्वड एज वेल। यस, आई कम अक्रॉस फादर्स जो कि अपने बच्चों को आके नहला धुला के होमवर्क करा के फिर सुलाते भी हैं। सो मैं वो फादर्स भी देख रही हूँ, मैं वो मदर्स भी देख रही हूँ कि कहती हैं कि ठीक है भाई तुम घर पे बैठो, मैं कमाती हूँ, मैं करती हूँ पूरा, मतलब विलिंगली करने को तैयार हैं। दिस इज नॉट अ केस जहाँ के आप कह रहे हैं कि जी कोई झगड़ा है इन दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। मे बी सम थिंग्स आर यू नो इनबिल्ट होती हैं, या किसी के अंदर एक वो होती है मोर इंस्टिंक्टिव टुवर्ड्स दैट एस्पेक्ट होते हैं। सो आई गेस it could vary from in every family, it would be a different story. इसी तरह हर केस डिफरेंट है और जज इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है कि वेलफेयर किधर है, कौन सा इसमें से पेरेंट है जो ज्यादा वक्त दे सकेगा। कीप इन माइंड the custodial parent can never deny meetings legally from the non-custodial parent. ठीक है, तो दोनों का है, मुलाकात तो करवाई जाएगी उसका, फिर अगर आप एमिकबली सेटल कर लें तो एक अच्छा शेड्यूल बन जाता है, ना करें तो फिर कोर्ट ये करता है कि अगर एकेडमिक ईयर चल रहा है तो उसके अंदर यूजुअली वीकेंड्स या ऑल्टरनेट वीकेंड्स दिए जाते हैं नॉन कस्टोडियल पेरेंट को मुलाकात के लिए, ओवरनाइट स्टेज भी दे दी जाती है अक्सर। उसके अलावा समर वेकेशन, विंटर वेकेशन का आधा टाइम, उसके बाद ईद का भी टाइम इसी तरह से होता है कि अगर फर्स्ट डे वो एक पार्टी के पास है, एस्पेक्ट्स सारे देखे जाते हैं। एनी इंपॉर्टेंट डे व्हिच कुड बी अ scheduled holiday or a non-scheduled holiday or any important day, Eid Milad-un-Nabi. So tell me something. अगर आप बोल रहे हो welfare of the minor happens to be the fundamental deciding factor. ठीक, अब आपने फरमाया भी थोड़ी देर पहले बच्चा 10 साल की एज तक, but suppose 7 साल की एज में बच्चा wants to make a statement
and they say we want to move to the other person, what happens then? बच्चा जज एक्चुअली गार्जियन जज जो होता है वो इवैल्यूएट करता रहता है, Mhm. वक्तन फवक्तन वो बच्चे से बुला के पूछेगा भी, और मैं आपको ये बता Oh. दूं एक मीटिंग में नहीं पूछेगा, Overall. वो ओवरऑल 2-3 दफा बुलाएगा, बच्चे से मिलेगा, अपने चेम्बर में मिलेगा, बोतल वोतल वो ला के रखी जाती है थोड़ा ईज करने के लिए हाँ कि बच्चे यू नो को। उसको Right. खाने के लिए कुछ ला के दे दो, बच्चा बैठेगा, उससे पूछेंगे आपका स्कूल कैसा चल रहा है, क्या सब्जेक्ट पसंद है, कोई गिफ्ट शिफ्ट छोटा सा मिल जाता है, एक आध पेंसिल वेंसिल अच्छा। मिल जाती है, फिर उससे पूछा जाता है कि अच्छा आप बताएं कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपको कुछ दिन इधर रहना है कुछ दिन उधर, तो कौन से वाले दिन को आप लोग फॉरवर्ड करेंगे, वो ये सारी चीजें इवैल्यूएट हाँ। करते हैं। Okay. तो ये होता है, और फिर बच्चा भी अपनी विलिंगनेस, मैं आई हैव कम अक्रॉस चिल्ड्रन हु हैव विलिंगली डिसाइडेड कि मैं हम पेरेंट्स के पास फादर के पास रहना चाहते हैं, अच्छा। एज अपोज टू द जनरल कॉन्सेप्ट के वो कहते हैं कि माँ के पास ही रहना था। right. बहुत से बच्चे कहते हैं हमने फादर के पास रहना है। आई हैव कम अक्रॉस चिल्ड्रन जो कि हमें कहते हैं कि माँ इतना नैग करती है, हमें तो समझ आ गया फादर ने इसको डिवोर्स क्यों किया है, घर में प्रॉब्लम्स ही इनकी वजह से होते थे। अच्छा ठीक है, मैं भी I've सोच come across every aspect of, you know, literally there was this child who wanted to come and live with me because he felt that the parents were Oh. always constantly fighting and, you Nagging know, each other. हर चीज वो एक Wow. दूसरे को परेशान करने की करते हैं, so nobody thinks about me. And you're the only person who asked me कि मुझे क्या चाहिए, so I can come and live with you and I can meet them on the way. So heartbreaking though. It was. That And must it's very be disturbing. so heartbreaking. Yeah. So that is how it is. But unfortunately, ego में हम लोग इतने blinded होते हैं कि हमें नजर ही नहीं आ रहा होता है long term picture. But इसी टाइम में आप बच्चे का भी तो फ्यूचर खराब करें, but they're not willing to आप इतने understand सेल्फिश हो that. जाए एक पॉइंट पे आके कि यू डोंट रियली केयर, और आपका ईगो आपको सिर्फ ये मजबूर कर रहा हो कि बस हर चीज मेरी मिल्कियत या मेरी ओनरशिप में या मेरी कस्टडी में ही होनी चाहिए। बच्चे को वो बच्चे के तौर पे नहीं देखते, चीज के तौर पे चीज देखते के हैं तौर पे। कि जी ये है तो ये अब मेरे पास होना चाहिए, ज़ैनब की तरफ टिल्टेड नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दैट? चीजों के ऊपर आते हैं अब, चीजों के ऊपर Oh, yes, because of course, a very important aspect. yes, अभी I recently read Justice Mansoor Ali Shah की judgment, it's a very interesting judgment. He distinguishes between डाउरी क्या होता है, ब्राइडल गिफ्ट्स क्या होते हैं, That's देन प्रेजेंट्स क्या होते हैं। बिल्कुल। Could you discuss that a little जी bit? जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है, और बड़ा आपने मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी रिसर्च की है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि Thank आप you. तो एकेडमिया में हो और उसके बावजूद आपने जी, बस एक कराची judgment- में प्रैक्टिस नहीं करती। हाँ, लेकिन माशाल्लाह, लाइक ये आप जिसकी जजमेंट की बात करें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत इसमें आपको इलेबोरेट करके डेफिनेशंस भी समझाई गई हैं। फिर Yes. इसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि अगर लड़की को शादी के वक्त उसके फैमिली पेरेंट्स की तरफ से कुछ डाउरी आर्टिकल्स यानी उसका जहीज का सामान, कोई गिफ्ट्स मिले हैं, या उसको अपनी ससुराल की तरफ से कुछ भी मिला है एज अ गिफ्ट, एंड गिफ्ट में जेवर कोई भी चीज अगर इंक्लूडेड हो कि जी कोई ब्राइडल गिफ्ट होते हैं, जेवर हो गया, कोई और चीज हो गई जो कि उसको दे दी, मकान, दुकान, प्लॉट, जायदाद, एसेट्स बना दिए, तो वो फिर उसका है, फिर उससे वो वापस नहीं लिया जा सकता। और इसी तरह से कुछ गिफ्ट ऐसे होंगे जो दोनों को एक साथ दिए गए होंगे कि भाई ये आप दोनों का दोनों का ही मकान है, तो फिर दोनों का है वो, ठीक है ना, फिर उसकी तो जॉइंट इक्वल शेयरिंग बेसिस पे हो गया। इसके अलावा जो वो शादी के वक्त अपने मैके से लेके आई है, हाँ प्लीज कीप इन माइंड कि डाउरी इज नॉट एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट, राइट, बट चूंकि हम इस सबकॉन्टिनेंट में रहे हैं और हमारा एक मतलब इन्फ्लुएंस तो है हिंदू कल्चर का, तो वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कीप इन माइंड कि हिंदू कल्चर में जो कुछ भी देना है बेटी को शादी के वक्त पे उसके एक्सपेंसेस लेना देना करके फारिग कर देते हैं, प्रॉपर्टी में या इनहेरिटेंस में कोई शेयर नहीं उस लड़की का। तो इसलिए वो एस्पेक्ट आई रियली वांटेड यू टू शेयर कि वो उसको बड़े से बड़ा चंक उसकी शादी पे स्पेंड करके फारिग। उसके बाद इस्लाम इज डिफरेंट, इस्लाम में इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा एक क्लियर डिफाइंड शेयर है कि जी लड़की का कितना लड़के का कितना, वो सारी चीजें लेड डाउन है। सो डाउरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, अपनी खुशी से कोई अगर अपनी बच्ची को 4 जोड़े देना चाहे, 4 सेट देना चाहे, श्योर आप जब पैदा हुई होंगी उस वक्त से अम्मा ने रखी हुई होंगी चीजें कि जी ये कलेक्शन तो मैं ज़ैनब को दूंगी, और ज़ैनब को भी मैं जितना जानती हूँ उन्होंने भी रखी होगी कि मैं अपनी बेटी को दूंगी ये सारी चीजें। नो बट सो आई डू वांट टू नो बिकॉज़ अभी आपने बताया ब्राइडल गिफ्ट्स, अब ब्राइडल गिफ्ट ससुराल वाले स्पेशली अगर कोई जेवर वगैरह दे रहे हैं या एसेट ही है, तो अगर वो निकाह नामा जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर वो मेहर के अंदर ये चीजें दिखाते हैं, हाँ, यहाँ पे फिर मैं आपको ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं कि अगर वो मेहर है तो फिर वो गिफ्ट नहीं है, अगर वो गिफ्ट है तो वो मेहर नहीं है। ठीक है, सही है। तो ये क्लैरिटी इम्पोर्टेंट, हाँ, बिकॉज ये होता है कि अगर वो गिफ्ट है
तो वो गिफ्ट है, गिफ्ट है, वो फिर वो gift आप है, वो वापस वापस क्लेम ले कर लोगे, सकते हैं। बिल्कुल। और अगर वो हक महर है तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की शादी अनफॉर्चुनेटली खुला की सूरत में खत्म हो रही हो, वो फिर आपको वापस करना पड़ जाएगा। Right. अच्छा, डाउरी आर्टिकल्स के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, सूट फॉर मेंटेनेंस आते हैं बहुत ज्यादा, डाउरी आर्टिकल्स की रिकवरी। अब आप सोचेंगी कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की शादी में अपना सामान लेके आई है और वो वापस नहीं हो रहा है। होता है, हर किस्म के लोग हैं, लोग नहीं वापस करना चाहते, तंग करने के लिए भी बहुत दफा रख लेते हैं उन्हें। जैसे आपने बोला ईगो, हाँ, तो दैट्स अनदर थिंग, ईगो, उनका घर भरा हुआ है, चीज, हाँ। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ परेशान करने के लिए रख लेते हैं। तो इसमें हमें फिर एविडेंस चलाना पड़ता है। हमारी तो कोशिश ये होती है कि जी जल्दी से जल्दी हल हो जाए। शुरू में ही हम क्या ऑफर कर देते हैं, अगर मैं किसी मेल डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो कि बेलिफ अपॉइंट करें, लिस्ट लेके आ जाएं, सारी चीजें उठाएं, लेके चले जाएं जो जो इनकी हैं। ठीक। लेकिन अगर वो केस ट्रायल पे जा रहा होता है तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रसीदें मौजूद हैं उन चीजों की जो परचेज की गई, क्या लड़की के वालिद साहब की वो कैपेसिटी थी कि वो ये चीजें खरीद के दे सकते थे। अब एक माली की बेटी है और वो कह रही है जी मुझे अब्बा ने तो जहेज में BMW दी थी, वो वापस चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता ना। आप ये भी तो देखेंगे कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक। सो ये चीजें हैं, और फिर ये केसेस वाकई बहुत गंदे भी हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं। This was actually one of the reasons why I never wanted to practice family law. So I did everything else. Never wanted to practice. Up till 2020, I also refrained from family law. After 2020, there has been so much of family law कि trust me, out of the cases जो कि अभी आपके पास जुडिशरी के सामने हैं, I think 75 to 80% of the cases are all family cases. Wow. खुला के केसेस, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस, रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और गार्जियन एंड वार्ड्स के झगड़े, ये सारी चीजें अब आपकी 80% अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स बनाती है। That's so sad. So you do feel that there has been a shift from एक जो हम लोग सोचते हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में, एंड आज के दिन पे जिस तरह मैरिज इंस्टीट्यूशन को देखा जा रहा है, there's certainly been a shift. There has been a shift. In fact, बड़े मजे की मुझे किसी ने बात कही थी, एक मेरे पास क्लाइंट आई हुई थी, उनकी मदर मुझे कह रही थी कि आप मेरी बेटी को समझाएं कि खुला ना ले, वो लड़का इतना बुरा नहीं है। लड़की कह रही थी मेरी उसके साथ सोच ही कंपैटिबल नहीं है, वी वांट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। अब मैं बीच में फंसी हुई थी क्योंकि दोनों ही सामने बैठे हुए थे, तो मैंने लड़की की तरफ देख के कहा कि आपकी मदर कह रही हैं कि भाई उन्होंने भी बहुत बर्दाश्त के साथ वक्त गुजारा आपके वालिद साहब के साथ। तो मैं बड़े मजे का सवाल किया जो कि मुझे भी सोचने में मजबूर कर रहा था, व्हाई डू यू वांट टू ग्लोरीफाई सफरिंग? क्यों मैं रहूं ऐसी सिचुएशन में जो मुझे सूट नहीं कर रही है, मैं क्यों सफर करूं व्हेन आई कैन बी ओके ऑन माय ओन। इफ माय पेरेंट्स डोंट वांट मी टू लिव इन द हाउस, आई कैन फाइंड अ प्लेस, शेयर अ फ्लैट। और आप देख रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हो गए फ्लैट शेयर करना, लड़कियां अब ऑन देयर ओन रह रही हैं और वो अफोर्ड कर सकती हैं और इतने पैसे कमा रही हैं कि वो ट्रैवल भी कर लें और एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करें। एंड दैट रियली शुक मी, क्योंकि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हर कि भाई तुम्हारी अम्मा मुझे कह रही है तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूं, थोड़ी सी काउंसलिंग। व्हाई यू वांट टू ग्लोरीफाई सफरिंग? उन्होंने किया तो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं भी करूं, उनकी मर्जी थी, उन्होंने किया, उनके पास जाने को कोई रास्ता नहीं था, वो डिपेंडेंट थी इमोशनली, फाइनेंशियली। ये वाली जनरेशन स्ट्रेट अवे कहती है ना, we didn't ask you to do it. Exactly. Why did you do it? Don't ask us to do this. This is something I appreciate about Gen Z and Z Alpha, that they're very to the point, they're very focused on what they want and what they don't want. हाँ, वो अलग बात है, हम different वाले थे, जैसे कह दिया आपने। You cannot have it your way all the time, but वो फिर अपने ट्रायल एंड एरर से खुद ही सीख जाएंगे। तो I mean, if I ask you, आपके पेरेंट्स ने आपको बता दिया होगा कि भाई आपकी यहाँ शादी हो रही है, आपने कहा होगा अच्छा जी कर लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। आपने कहा आप तो आप किसी को कह के देखें कोई चीज, तो वो आपको पूरी लिस्ट अपनी गिनवा देगा कि जी ये प्रीरेक्विजिट्स ये होने चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये ऐसे चाहिए, वो ऐसे हो चाहिए। तो अब तो जनरेशन ही डिफरेंट है। So इस जनरेशन के लिए specifically, if you could just share some words of wisdom as a professional ये specializing in बहुत बहुत वाइज है, ठीक है, हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है, हम इनसे सीखते हैं, हम आपसे अपनी नॉलेज इनसे शेयर करें, हम अपने एक्सपीरियंसेस इनसे शेयर करें, हम इनसे सीखते हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि हमेशा हर चीज गिफ्ट रैप्ड, होम डिलीवर्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती है। आपको राइट्स का, आप क्वेश्चन करते हैं हमारे राइट्स हैं ये, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है कि वो राइट्स के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती हैं। तो देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक। पेरेंट्स भी कभी परफेक्ट नहीं होंगे आपकी मर्जी के मुताबिक, सिबलिंग्स भी 100% वैसे नहीं होते हैं जैसा कि आप चाहें, और शादी तो फिर नाम ही एक गिव एंड टेक, कॉम्प्रोमाइजिंग।
आता है इसके अंदर, ठीक है, Right. और हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हमेशा नहीं हो सकती, तो लेट मी जस्ट Having said that, again, rights and responsibilities go hand in hand with any other contract that they sign up as well. एब्सोल्युटली This goes for आपने जब client को on board किया है, मैंने जब ये employment को on board किया है, so it goes hand in hand. Some Exactly. days are good, some days are very bad. हाँ But हाँ, again, draw a line. दाना हास्ता अगर कोई बिल्कुल domestic violence के ऊपर बात आ गई दैट्स भी द पॉइंट वेयर है. आई ड्रॉ द लाइन कि Right. ठीक है. इनफैक्ट आई थिंक मैं बड़ी एक दफा खौफजदा हो गई थी, खातून ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है, और मैं बड़ी रिलक्टेंट थी क्योंकि मैं उनसे पूछने की कोशिश करी मसला क्या है, बट शी सेड आई विल सी यू. मैंने कहा अच्छा. वो आई, उन्होंने मेरी कंसल्टेशन पे की और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है. मैंने कहा ओके, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है. अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये ना खुला पे आ रही हैं, ना तनसीख निकाह या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे आ रही हैं, ना तलाक पे आ रही हैं. कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का बनाना है, मुझे बस हस्बैंड से ये कॉन्ट्रैक्ट करना है कि वो मुझे बच्चों के सामने ना मारा करे. Oh, एंड दैट जस्ट शुक मी. मैंने कहा भाई तुम्हें किसने कहा है कि वहां जाओ रहो मार ही नहीं, खाओ. मार Like, खाओ. मार खाओ. शी सेड नहीं, मेरा बड़ा बेटा तकरीबन कोई 16-17 साल का है, मेरी बेटी है कोई 12-13 साल की एज में, एक और बेटी है 11 साल की. मुझे आगे चल के इन बच्चों की शादियां करनी मैं नहीं चाहती. और फिर तकलीफ का बायस ये था मेरे लिए कि उनके फादर भी उस मीटिंग में मौजूद थे और वही लेके आए थे. तो मैंने कहा आप समझाते नहीं कि क्यों जाके वहां पे बेल्टों की मारे खा रही हैं. और वो मुझे नजर आ गया कि जी वाकई मार खाई भी थी उन्होंने, सही की, बेल्टों से मार रहे हैं, जो चीज हाथ में आ गई मार दी, सर पे 3 टांके लगे हुए थे, सब कुछ हुआ था. लेकिन वो वापस जा रही थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के जा रही थी. तो मैं इतना एयर टाइट कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं कि उसके बाद मियाँ मार ना सके. अब मैं उन्हें क्या समझाती कि भाई आप किस सिचुएशन में वापस जा रही हैं, जो इस तरह आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है वो आगे भी चल के नहीं करेगा. Exactly. उनके फादर से मैंने कहा कि भाई आप आप क्यों नहीं समझाते इनको कि ये क्यों बेवकूफ़ी कर रही हैं, वहां जा रही हैं. कहने लगे वो जी हमारे यहाँ आके 1 महीने से बैठी हुई है, तो महल्ले वालों ने भी अब पूछना शुरू कर दिया कि क्या प्रॉब्लम है, वापस नहीं जा रही है, और फिर खानदान वालों को भी हम क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. लोग सिर्फ कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद वो 40 कदम हाँ. चला के, बल्कि 40 भी नहीं क्योंकि नोबडी इज काउंटिंग, वो कहते हैं जी कौरमे में घी सही नहीं था और सोयम के जो चावल थे वो कनी रह गई थी. तो व्हाई डू वी वरी अबाउट दोस पीपल. Overall evolving in a Yeah, but it's very sad and unfortunate. And overall, if you see, हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन शायद कहीं पे हम भी वही लोग होते हैं जो ये बुराइयां निकाल भी रहे होते हैं. दूसरों को हम जज करने में भी आर द फर्स्ट पीपल, अपने आप को जस्टिफाई करने में हम सबसे पहले बेहतरीन वकील हो जाएंगे. तो ओवरऑल सोसाइटी ही ऐसी है. अब कोशिश बस यही है कि आप खुद भी तकलीफ किसी को ना दें, और अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो बेहतर ये कि रास्ता बदल लिया जाए, क्योंकि एक लिमिट होती है मार खाने की भी. एक पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कितने सारे ऐसे केसेस आपको मिले हैं जहाँ पे कि यंग फीमेल्स, और मैं तो 2-3 अभी इंसिडेंट्स सिंध में ही हुए थे, प्रेग्नेंट फीमेल्स थी, उनको ड्यूरिंग दैट सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज इतनी मारपीट की गई कि वो मर गई. अभी एक हिंदू बच्ची का केस आपने देखा होगा, उसके हस्बैंड ने इतना टॉर्चर किया और खत्म. तो वो 302 के पर्चे पे शादी खत्म हुई है कि वो बच्ची 3 हफ्ते वेंटिलेटर पे पड़ी रही और उसके बाद शादी खत्म हुई, क्योंकि उसको पेरेंट्स तो अलाउ नहीं कर रहे होंगे, सोसाइटी तो अलाउ नहीं कर रही होगी कि वो टॉक्सिक सिचुएशंस निकले. एंड शी वाज लाइक महीना या 1.5 महीना वो टोटल शादी रही, जिसमें से 3 हफ्ते वो हॉस्पिटलाइज रही है. तो आप सोचें कि ये सोसाइटी है. there are ups and downs in every aspect in all of these relationships. Some are good, some are bad. Again, वही वाली बात है, we can't pick and choose, as you said. Home delivered नहीं होगा, gift wrap नहीं होगा. And free of cost. But thank you so much for your time today, Miss Asma. I know you have a very busy schedule, and we were trying to schedule this for the last 2 weeks. So thank you so much for coming today. This indeed was a very I believe this is a very cosmic scale of family law that you were able and to. I have a feeling this really shook you. Like, you again, look very different from where you started this podcast and now where you are right now. This is one of the reasons. So even during practice, जब मैं इस्लामाबाद में थी, so I remember witnessing 1-2 family cases, and it was at that point जब मैंने decide किया था, for the simple reason because I saw how negatively impacted the kids were. That's very true. So That's very true. I was shaken to my core. उसी time पे we were in हम लोग अपने cases normal वाले cases, as long as corporate रहता है, civil रहता है, all good. But naturally जब city court के अंदर आप गए हुए होते हो तो you see everything, and बस वो 1-2 cases हैं that stay in my memory. Really, and I totally agree with you. Up till 2020 मैं भी family cases से बड़ा भागती थी, मगर after 2020 and
कोविड जब लोग घर पे एक साथ बंद हो गए तो मेरा ख्याल है उस The number of सेकेंड हाफ ऑफ divorces 2020 में हाँ तो जी। मैंने इतने खुलाएं और डिवोर्सेस प्रोसेस करवाए हैं कि मैं खुद सोचती थी कि भाई अब कोई काम ही नहीं रह गया सिवाय इसके। और उसके बाद एक आपको अपवर्ड ट्रेंड मिलेगा कि देयर इज एन अलार्मिंग Overall, राइज वो इन तो दीस केसेस। during pandemic तो हाँ। overall around the world, It was globally. around the world we बिल्कुल। saw because बहुत ज़्यादा if you recall वो different signs आना शुरू हो गए थे like if you are being अब आप देखिए वेस्टर्न violated सोसाइटी में रिमेनिंग इन अ मैरिज is the rarity. हाँ रेरिटी, लिविंग टुगेदर इज समथिंग It's व्हिच इज very वेरी common. कॉमन इन द वेस्ट। It's very common. फिर मैरिज के फिर लीगल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं तो लोगों को तलाक लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होता है वेस्टर्न सोसाइटी में जाके। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि बाहर के नेशनल हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं कि हम पाकिस्तान आके, मैंने कहा आप जब बाहर रह रहे हैं तो यहाँ आके क्यों आप शादी खत्म करें? कहती जी यहाँ पे जितनी लीगल फीस एक वकील की एक मीटिंग में लगती है उतने में पूरा केस चल के खत्म हो जाता है। Property asset distribution Asset equal रहेगा ना, distribution. और alimony भी तो देनी होती एलिमनी भी देनी है। पड़ती है, तो वो इतने सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो आते हैं कि जी पाकिस्तान में कर लें कि जी बस यहाँ पे तो हर चीज बहुत आसानी से हो जाएगी। और फिर वो एलिमनी और ये, हाँ ये मुझे लगता है कि एलिमनी का एस्पेक्ट होना चाहिए हमारे यहाँ थोड़ा सा काम इस चीज पे, लेकिन मैं इस पे ज्यादा इतनी बात नहीं करती क्योंकि फिर अगेन आपको ज्यूरिस्ट जो आपके मजहबी हैं उनके एक अलग व्यूज हैं उसके ऊपर कि वो उनका क्या ख्याल है। लेकिन एक औरत, मैं प्रोसेस करवा चुकी हूँ, 35 साल की शादी की खुला मैंने करवाई है और बड़ी खुशी खुशी वो अपने यू नो लाइक ग्रोन अप बेटे के साथ जिसकी अपनी शादी हो चुकी थी उसके साथ आई थी मेरे पास मीटिंग में। 24 साल की शादी खत्म हो गई, 26 साल की शादी खत्म हो गई और वो खवातीन बड़ी फ्री उसके बाद लिबरेटेड फील करती रही कि हमारी जिंदगी आज से शुरू हुई है। बट एक औरत ने इतना टाइम लगा दिया और जब उसकी शादी हुई थी 500 रुपए 50,000 रुपए उसका हक मेहर था, अब वो वहां से निकल रही है खाली हाथ। एक आर्ग्यूमेंट सामने वाली पार्टी पेश कर देती कि जी वो तो जहेज में जो भी सामान लाई थी 34 इयर्स अगो वो तो सब बेकार था। अच्छा, आई रिमेम्बर हमारी फर्म में एक खातून आई थी and very manicured and pedicure and proper and वो 15 साल के बाद एक dissolution of marriage का, but she said कि I want damages. So मैंने कहा अच्छा damages कितने चाहिए? वो होता है कि you're just getting information उस वक्त। She said 15 करोड़ रुपए। Oh my God. And we were just looking at her like why would you ask, like why? And अच्छी साउंड फैमिली में वो गई थी but again 15 करोड़ sounds like an exorbitant amount. किस बात के 15 करोड़? She said मेरी 15 साल की जवानी मैंने इस शादी के अंदर प्रॉपर दी थी and वो वेस्ट हुई है। I've got wrinkles now. I am not the way I was gorgeous. I was beautiful. And you know, it was at that point we realized we can't put a price on any of these things. Yeah, exactly. But it showed कि वो कितना ज़्यादा disheartened है कि उसको है कि मेरे फ्यूचर में अब क्या होगा। Like I said, I would stay away from these cases. नहीं तो इस केस का फिर कुछ बना? My boss pursued it, but I wanted to stay away from it as much as possible. I had a similar case here in Karachi. लीगल नोटिस पे हमने उनको कहा कि आप 6 करोड़ कॉम्पेंसेशन देंगे और मकान देंगे, तो 3 करोड़ पे सेटलमेंट हुआ और मकान जितनी साइज का हम मांग रहे थे उससे छोटे पे मिला, लेकिन मिला। हाँ, आई ऑल्सो कम अक्रॉस दोस क्लाइंट्स जो कि अपनी एग्जिस्टिंग शादी के अंदर अपनी दूसरी शादी का इंतजाम करके मुझसे खुला प्रोसेस करवा के और इद्दत खत्म होके वो मुझसे पूछ रहे होते हैं रोजाना फोन करके कब से कब तक पीरियड हो गया खत्म, कितनी एग्जैक्ट डेट मुझे बता दें। उसके बाद जो बताती हूँ उसके अगले दिन की शादी की उनकी डेट होती है और मैं उनको बुरा नहीं कह रही, मैं उन्हें जज नहीं कर रही, बिकॉज जिसने गुजारा है वक्त उसी को पता है। This part, we cannot speak on anybody else's behalf. लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि उनकी कंपैटिबिलिटी किसी और से ज्यादा है और उन्हें फील होता है कि इस पुराने मियाँ से अब नहीं दिमाग मिल रहा है, तो ठीक है, उन्हें नया मियाँ मुबारक हो। To each their own. Yes. And on that note, Miss Asma, I am very grateful to you for taking time out and sharing your views. I'm pretty sure we may have a follow-up episode. I was too honest with you. I shared my candid interviews. I really appreciate that because, as always, it has been an informative one. But yes, more emotional because एक अपना थोड़ा सा. I'm glad you were smiling now because in the middle of it you were like totally lost and I was like, okay. No, it's about obviously kids and the fact that people could be so selfish and it was because of this reason because मैंने कुछ माओं को देखा था toddlers के साथ जिस तरह वो बच्चों के साथ उधर भी behave कर रहे थे, but they know they could. Like उनके पास custodial rights already आ चुके थे and they say कि हम तो इस पे जितना भी हुक्म चमाएं जो भी कर लें। अच्छा नहीं, लेकिन उस टाइम पे, और मैं काफी पुरानी बात बता रही हूँ, उस टाइम पे ना
मीटिंग भी कोर्ट्स के अंदर होती थी, अब तो प्रॉपर फैमिली का एक उन्होंने छोटा सा एरिया उन्होंने बनाया area हुआ बना होता दिया है, जो है, टॉयज बिल्कुल, रखे हुए होंगे, सो बिल्कुल। लुक्स रियली नाइस। बट उस वक्त बिकॉज हम किसी और केस के लिए गए हुए थे, पर वो मीटिंग हमारे आगे ही I'll करीब share a करीब थी। very strange insight into this. या मुझे जो एक चीज नजर आती है, I don't know if you have seen anybody breeding horses या Yeah. cattles या हाँ. तो जहाँ जो खास तौर पे जो घोड़ों को ब्रीड कर रहे होते हैं, तो हर जो भी उनका ब्रीडर होता है, उनके एक स्पेसिफिक साइंस होते हैं जो कि वो गरम गरम करके उनकी बॉडी पे बॉडी के ऊपर इम्प्रिंट करते कर हैं, देते राइट हैं, जला के एक वो स्पेसिफिक साइन आ जाता है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग करते हैं। यस, सो वो ब्रांडिंग जब कर देते हैं अपने घोड़े की, तो अब वो कहीं भी आइडेंटिफाई होगा कि ये फलाने का उधर घोड़ा का है। जी बिल्कुल। तो मुझे अब लगने लगा है कि लोग बच्चों को भी उसी तरह से डील कर रहे होते हैं, और वो अपनी बस एक ब्रांडिंग का वो लगा के गरम गरम कोयला, वो जिस तरह आपने बोला ना चेकलिस्ट, या तो हमारी चेकलिस्ट शादी तक होती हाँ, थी, हाँ। इनकी चेकलिस्ट है कि हाँ। यू नो खुदा ना सब और एड ऑन्स हो गए, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। दोस एड ऑन्स, बिल्कुल। मतलब आई होप पीपल रियलाइज Unfortunately, बच्चों Zainab, को so social media is also influencing a lot of choices that people are making. It was very important at one time when we were growing up कि education पे बड़ा emphasis है. Right. Even the generations before us, हम अपने नाना दादा अपनी past generations के बारे में जब बात करें, तो there was such an immense pressure कि you have to do well academically and you have to achieve something. अब unless and until you're not doing 2 international holidays at really expensive resorts, you're not on the social scene. प्रायोरिटीज। Yeah, if you're not on आपकी स्टोरीज नहीं, रील्स नहीं आ रही हैं कि आप कराची के हर बेस्ट रेस्टोरेंट पे बैठे हुए खाना खा रहे हो, या उनका मेन्यू आप शेयर कर रहे हो तस्वीरों में, तो you haven't arrived on the social scene. Yeah, Now it's very important. I still just eat my food. Yeah, exactly. But then now this new generation is very different. Even if you go to restaurants, they have made it very aesthetically Yes, pleasing. pleasing, to Instagrammable. ensure वो कहते हैं enhancing. कि हमारे आप रेस्टोरेंट पे आए, बड़ा Instagrammable है। तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो पता चला नहीं, आप किसी भी जगह पे खड़े होके अपनी, मैंने कहा मेरा तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही नहीं है। तो कहते हैं चलिए आप खाना तो खाइए। We will talk about more regarding these things, but again, thank you for taking that time out, Miss Asma, and we hope to see you once again. And I'm pretty sure the audience, other than myself, benefited from this discussion. I hope so. Yes, definitely. And if you all have more questions for Miss Asma, please let us know in the comments, and we're definitely going to invite her again for another episode. Thank you so much.